ओपन सिस्टम है, सराउंडिंग से मैस उसके अंदर आ रहा है, सराउंडिंग से मैस उसके अंदर आ रहा है और उसको फुल कर रहा है वो, और लेकिन मैस एग्जिट नहीं कर रहा, मैस निकल नहीं रहा। ओके, सबसे पहले हमारा क्या है, मैस बैलेंस करना है। हमने क्या करना है, मैस बैलेंस। एनर्जी बैलेंस से पहले मैस बैलेंस की प्रैक्टिस को हम करते हैं। मैस बैलेंस करना है। अब मैम इसमें थोड़ा सा ना चीज़ों को देखते हैं कि सपोज कर लें कि जो इसमें मैस इन हो रहा है वो हो रहा है एम आई डॉट, ओके, और जो मैस निकलता है उसको हम कहते हैं एम डॉट ओ से। ये हमने पहले अभी कन्वेंशन सेट की है इसकी, ओके। और जो इसका इवैक्यूएटेड, जो मतलब हम सपोज करें जो इसका मैस है वो है m1 इनिशियल मैस, और जो फिल होने के बाद उसका मैस है वो है m2। अब मैस बैलेंस कर लेते हैं। मैस बैलेंस में क्या होता है, m डॉट आई माइनस m डॉट ओ इज इक्वल्स टू चेंज इन मैस ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। m डॉट से शुरू, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, m डॉट आई माइनस m डॉट ओ इज इक्वल्स टू डी एम बाय डी टी। ठीक हो गया, ओके। तो आउट तो कोई मैस नहीं हो रहा, ये ज़ीरो। तो इस इक्वेशन से दिस इम्प्लाइज डैट कि डी एम चेंज इन मैस ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम पर सेकेंड इज इक्वल्स टू मैस रेट ऑफ मैस इन। तो मैस बैलेंस से हमारा, क्योंकि मैस आउट कोई नहीं हो रहा ना, वो तो ज़ीरो है, तो चेंज इन मैस पर सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा, एम डॉट आई के। तो इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा। तो मैस बैलेंस से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। अभी ये किस तरह से यूज़फुल होगी ये हम बाद में देखते हैं, कि चेंज इन मैस ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू मैस रेट ऑफ मैस इन। तो ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैस आउट ज़ीरो है, तो मैस बैलेंस से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इसको हम अपना साइड पे लिख लेते हैं कि ये हमारे क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करने में किस तरह से m डॉट आई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू रेट ऑफ मास इन। ओके, तो ये था हमारा मास बैलेंस। अब हम लोगों ने क्या करना है, एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस, मास बैलेंस से ये इंफॉर्मेशन मिली है। एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस क्या होगा, एनर्जी बैलेंस इज एनर्जी रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी पर सेकेंड ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ओके, इसको अब हम एनर्जी बैलेंस करते हैं। तो ई इन जो है वो मैस एम डॉट आई, उसमें कौन कौन सी एनर्जीज आ रही हैं, उसमें इंटरनल एनर्जी, फ्लो एनर्जी, इंटरनल प्लस फ्लो एनर्जी जो है वो एच आई से शो कर देते हैं, हम डायरेक्टली लिख देते हैं एच आई प्लस जी जेड वन प्लस हाफ सी वन स्क्वेयर वेलोसिटी विद विच द मास इज एंटरिंग, और क्या होता है प्लस ये तो मैथ्स के साथ जो एनर्जीज आ रही हैं ये थोड़ी सी हमने मिस्टेक की, प्लस क्यू डॉट, ठीक है। ये जो मै एनर्जी इन हो रही हैं, तो बाकी जो चीज़ें कटती होंगी माइनस एम डॉट आउट एच आउट प्लस जी जेड टू प्लस हाफ सी टू स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू डॉट इक्वल्स टू
चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो ये इक्वेशन बनती है हमारी अनस्टेडी फ्लो की। ओके, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी कट रही हैं। ओके, तो Q डॉट इंसुलेटेड सिलेंडर स्टोरेज टैंक है, हीट इंट्रैक्शन ज़ीरो है, तो ये चीज़ तो ज़ीरो होगी। टैंक है, कोई वर्क इंट्रैक्शन तो होगी नहीं, मतलब कुछ वर्क वगैरह तो नहीं हमें मिल रहा है इसमें, तो हम जस्ट फिल कर रहे हैं। और ग्रेविटेशनल एनर्जी जो मैस इन हो रहा है उससे रिलेटेड जो है वो भी ज़ीरो है, उसकी वेलोसिटी भी हमने कंसिडर की हुई है, नेग्लिजिबल है, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, हमें ये गिवन नहीं है। तो हमारे पास रह गया m डॉट आई एच आई माइनस m डॉट ओ एच ओ इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय डी टी सी वी। और भी कुछ कट रहा है, मैथ्स आउट तो हो नहीं रहा, ये भी कट गया। क्या रह गया, m डॉट आई एच आई इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय डी टी सी वी। ओके, चेंज इन एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, मतलब इसमें कौन कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है। सिस्टम जो है वो टैंक है, उसका कोई, अब उसमें दो तरह की एनर्जीज होती है ना सिस्टम के अंदर, जिस तरह हमने वो फर्स्ट लॉ ऑफ फॉर क्लोज सिस्टम में देखा था। एक होता है मैक्रोस्कोपिक एनर्जीज, मैक्रोस्कोपिक, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक। और ये एनर्जीज दो तरह की होती है ना सिस्टम के अंदर जो मौजूद होती हैं, उसके मास जो उसके अंदर एक्यूमुलेट हुआ हुआ है। कंट्रोल क्लोज सिस्टम में हमने देखा भी था इसके बारे में डिटेल से। तो मैक्रोस्कोपिक एनर्जीज क्या होती हैं, जो एनर्जीज उसकी बिकॉज ऑफ द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से, उस सिस्टम की वेलोसिटी की वजह से, उस सिस्टम की पोजीशन की वजह से। तो अगर हम मैक्रोस्कोपिक एनर्जीज़ को इग्नोर कर दें, मतलब उसमें टैंक की, मतलब टैंक अगर एक स्टेशनरी है, उसकी मूव नहीं कर रहा, तो उसके अंदर जो मास मौजूद है वो भी मूव नहीं कर रहा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट से, तो वो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन वो हमने डेटम से कंसिडर किया हुआ है, वो भी निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम एजम्पशंस में हम लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज of the control volume because of its inertial frame of reference is negligible। तो बाकी क्या रह जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी उसकी। तो डी ई की जगह मैं इधर मैं डी यू भी लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट दिस एज एम आई एच आई इज इक्वल्स टू डी यू बाय डी टी, कंट्रोल वॉल्यूम, rate of change of internal energy of the system। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये समझ आ गई आपको कि मैक्रोस्कोपिक एनर्जीज को हमने इग्नोर किया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको भी मैं इसके नीचे लिख देता हूँ कि ये क्या, ये मास बैलेंस से ये बनी, और एनर्जी बैलेंस से हमारे पास डी यू बाई डी टी, कैपिटल डी यू है, इज इक्वल्स टू एम डॉट आई एच आई। एनर्जी बैलेंस, मास बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, तो इसको हमने थोड़ा सा ड्राइव भी देख लिया इसका कि क्या है। तो एनर्जी बैलेंस और मास बैलेंस से हमारे पास आ गई चीज़ें। अब हमने निकालना क्या था, निकालना हमने फाइनल टेम्परेचर है उसका, गैस का। ओके, इससे हमें क्या पता चल रहा है इक्वेशन 1 से, एंड दिस इज इक्वेशन 2, कि एम डॉट आई इज इक्वल्स टू डी एम बाई डी टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँ एम डॉट आई की वैल्यू, तो डी यू बाई डी टी सी वी इज इक्वल्स टू डी एम बाई डी टी कंट्रोल वॉल्यूम
एम डॉट आई की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है सेकेंड इक्वेशन में एच आई। ओके, अब क्या करूँ? अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ बोथ साइड्स को, मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ तो एच आई जो है वो स्पेसिफिक इंथैल्पी है, तो वो तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? तो ओवरऑल हो जाता है इंटीग्रेट करना, मतलब वो जो चेंज हो रहा था इस टाइम में वो पूरे ओवरऑल प्रोसेस में हो जाएगा, तो वो रह जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम 1 to 2 या U2 माइनस U1। तो ये हो गया U2 माइनस U1 ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। जो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है कंट्रोल वॉल्यूम की, वो होगा U2 फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू dm/dt। ये dm/dt क्या है कि इतने टाइम में इतना मास एंटर हुआ, तो ओवरऑल टाइम में क्या होगा? टोटल मास m1 इनिशियल था और m2 फाइनल था, तो ये हो जाएगा चेंज इन, तो इंटीग्रेट किया ना हमने, तो ये तो एंथैल्पी जो है वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी एच आई, तो ये रह जाएगा m2 माइनस m1। कंट्रोल वॉल्यूम की बात हो रही है, तो कंट्रोल वॉल्यूम का इनिशियल मास, कंट्रोल वॉल्यूम का फाइनल मास, जो इंटर हो रहा है वो एम आई एम आउट था जो लीव कर रहा था। कंट्रोल U2 मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। ओके, अब क्या करें? ये रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। इनिशियली द टैंक इज़ इवैक्यूएटेड, तो इसमें ये जो m1 है ये तो ज़ीरो होगा, तो उसमें तो इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो ही होगी। दिस इम्प्लाइज डैट U2 इज इक्वल्स टू एच आई m2। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। ये जो इंटरनल एनर्जी है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, U2 को m2 U2 स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, कैपिटल U2 था ना, m2 U2, तो वो U2 ही बनेगा, मैस मैस से कैंसिल हो जाएगा, तो वो U2 स्पेसिफिक मतलब डिवाइडेड बाय मैस, तो m2 स्मॉल U2 इज इक्वल्स टू एच आई m2। m2 से कैंसिल, क्योंकि हमें मैथ्स नहीं पता, तो एच आई जो एंथैल्पी ऑफ एयर है वो बराबर है U2 के, मतलब जो एंथैल्पी ऑफ एयर जो इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी है वो जब सिस्टम के अंदर आ रही है, तो वो क्योंकि अब सिस्टम में जो मास एंटर हो रहा है वो फ्लो नहीं कर रहा, वो अब फ्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि जो फ्लो एनर्जी है वो भी कन्वर्ट हो रही है इंटरनल एनर्जी में ही, U प्लस पी वी होता है ना। एंथैल्पी जो एयर की थी जो इन हो रही थी एच आई, वो इक्वल होगी U2 के फाइनल इंटरनल एनर्जी के, तो वो जो फ्लो एनर्जी थी वो भी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है कि एच आई इज इक्वल्स टू U2 स्मॉल U2, क्योंकि वो स्मॉल M2 से कैंसिल किया तो वो स्मॉल U2। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट आया हमारे पास। ओके, तो निकालना हमने क्या है? फाइनल टेम्परेचर, कि वो ज़्यादा है कम है क्या है। अब एच आई इज इक्वल्स टू U2, एच आई की जगह मैं इसकी डेफिनेशन अगर लिखूँ तो CP TI, एंथैल्पी की डेफिनेशन से, इंटरनल एनर्जी CV T2। ओके हो गया, तो T2 हमने कैलकुलेट करना है, T2 इज इक्वल्स टू, ये CV तो चला जाएगा, CP बाय CV TI। This implies that T2 is equals to gamma TI। गैमा की वैल्यू जो है वो 1 से अबव भी होती है, ज़्यादा ही होती है, 1.3 भी हो सकती है गैस के लिए, 1.2 1.5, इट डिपेंड्स ऑन गैस। तो जो TI है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस जो सप्लाई लाइन में जा रहा है, वो जो फाइनल टेम्परेचर होगा टैंक का वो ज़्यादा होगा बाय
गैमा। अगर लेट सपोज टेम्परेचर 300 केल्विन है, सपोज कर लें, तो 300 को हम 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो 300 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी। तो डैट मीन्स कि जो टैंक के अंदर फाइनल टेम्परेचर होगा, जब वो दोनों सेम प्रेशर पे होंगे, तो टैंक के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा टी से। तो इस प्रॉब्लम में अगर हमें सिर्फ टी का पता हो और गैस का पता हो, एयर में दी हो कि एयर जो है वो फ्लो कर रही है सप्लाई लाइन से, तो उसका टेम्परेचर जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस है, तो बताएं कि टैंक के अंदर मौजूद फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो उसमें इतनी हम कैलकुलेशंस करके ये रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, T2 इज इक्वल्स टू गैमा टी आई बाई अप्लाइंग मास बैलेंस एंड एनर्जी बैलेंस। तो ये हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज़ के साथ न्यूमेरिकल को करते हैं। इसमें हमने ये बताया कि T2 जो है वो ग्रेटर देन होगा Ti से, हमने बाय अप्लाइंग एनर्जी बैलेंस एंड मास बैलेंस। तो अब हम इसमें करेंगे क्या कि अब कुछ प्रॉब्लम हम करते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होंगी, तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स होंगे। तो स्टडी फ्लो में हम लोग उस पर हमें एनालिसिस करना होगा, तो हम उसको हम देखते हैं। एनर्जी बैलेंस अप्लाई करना है हमने। अब ये फर्स्ट प्रॉब्लम था, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड प्रॉब्लम है अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से रिलेटेड। इसको हम रीड करते हैं। रिजिड टैंक दैट इज़ इनिशियली इवैक्यूएटेड, मतलब इस प्रॉब्लम में भी क्या है कि उसके जो कंट्रोल वॉल्यूम है, टैंक जो है उसमें कोई मैस एक्यूमुलेट ऑलरेडी नहीं हुआ प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, इज़ इनिशियली इवैक्यूएटेड, इज़ कनेक्टेड थ्रू ए वाल्व टू ए सप्लाई लाइन। उसी को इस तरह ही कि एक हमारे पास उसी तरह का एक टैंक है जो लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा है, सप्लाई लाइन है, कनेक्ट किया हुआ है वाल्व के थ्रू, और उसमें जो है वो हमारी स्टीम, वाल्व में कैरीज स्टीम एट 4 MPa। ओके, तो प्रेशर जो है PI इस तरह से शो कर लेते हैं, वो है 4 मेगा पास्कल्स। ओके, स्टीम है, हमारे पास गैस नहीं है। 4 मेगा पास्कल्स पे वो पास करिए सप्लाई लाइन से। फिर हमने नाउ द वाल्व इज़ ओपन, उसके बाद हमने क्या किया, ये पास कर रही है, और स्कीमेटिक बनाने से ज़रा प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है। वाल्व को ओपन कर दिया हमने, और वो गैस जो है वो टैंक में आना, स्टीम जो है वो गैस टैंक में आ रही है 4 मेगा पास्कल्स पे जो है, एंड स्टीम इज़ अलाउड टू फ्लो इनटू द टैंक अनटिल द प्रेशर रीचेज 4 MPa, मतलब तब तक फ्लो होती रही जब तक कि प्रेशर 4 MPa नहीं होगा। ये हमने देख लिया। एट विच द वाल्व इज़ क्लोज, तब जो है वो जब 4 MPa हो गया तो टैंक पे प्रेशर वो फिर क्लोज हो जाएगी। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द स्टीम, ओके, तो फाइनल टेम्परेचर T2 हमें गिवन है, वो है 550 डिग्री सेल्सियस हमें गिवन है इसमें स्टीम का। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम इन द पाइप, हमें Ti निकालना है, इस केस में Ti निकालना है, एंड द वर्क पर यूनिट मास ऑफ द स्टीम, और हमें फ्लो वर्क निकालना है, मतलब वर्क पर यूनिट मास ऑफ द स्टीम, फ्लो वर्क। फ्लो वर्क क्या है, PV, स्मॉल v, स्पेसिफिक वॉल्यूम PV, ये हमें कैलकुलेट करना है। P प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। ओके, हमें Ti निकालना है और फ्लो वर्क निकालना है, या वर्क पर यूनिट मास ऑफ द स्टीम, ये पर यूनिट मास ही हो जाता है ना, तो ये वर्क फ्लो वर्क, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, फ्लो वर्क जो कि है वर्क पर यूनिट मास ऑफ द स्टीम PV। तो क्या अप्रोच यूज़ करेंगे
किस तरह से निकलेगा, टी आई निकालना है। टी आई को अगर हम किसी तरीके से टी टू से, जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, लेकिन उसमें हमारे पास गैमा था, गैमा तो स्टीम के केस में नहीं होगा, तो पी वी जो है वो एच आई अगर हमें पता हो और एच आई हमें पता हो तो यू आई हमें पता हो तो हम पी वी निकाल सकते हैं। हमें एच आई नहीं पता, लेकिन हम किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं अब। तो ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है इसमें। ओके, तो सबसे पहले तो हम मास बैलेंस अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक ओपन सिस्टम है, उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जो हमें हेल्प आउट करेंगी। तो सबसे पहले तो हमारा आएगा मास बैलेंस। इनिशियल मास ऑफ एंड द फाइनल मास m2, ये 1 है, ये 2, ठीक हो गया। m डॉट आई माइनस m डॉट o इज इक्वल्स टू change of mass of the control volume। ओके, तो m आउट तो कुछ नहीं हो रहा, वो तो ज़ीरो हो गया, तो dm by dt of the control volume is equals to m dot I। यही पता चल रहा है हमें। और इसको मज़ीद मैं क्या लिख सकता हूँ कि मज़ीद भी मैं इसको कर सकता हूँ, अगर मैं मज़ीद मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ। m डॉट आई का मतलब है कि टेम्परेचर से अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड्स को रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर द होल टाइम, तो ये तो हो जाएगा m2 माइनस m1, जस्ट इससे कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिले। और ये m मैस जो टोटल मैस इन हुआ ड्यूरिंग द प्रोसेस, m1 तो ज़ीरो है, तो इससे मुझे ये पता चला कि जो फाइनल मैस होगा वो जो टोटल मैस इन होगा वो उसके इक्वल होगा। ओके, तो यही फाइनल रिजल्ट निकल रहा है ना। लास्ट क्वेश्चन में भी हम इसको फर्दर भी कर सकते थे, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया ना फॉर द होल टाइम, वो हो गया m2 माइनस m1 फाइनल माइनस इनिशियल, और इसको किया तो वो टोटल मैच जो उस टाइम होल टाइम में इन हुआ है वो mi हो जाएगा। तो m2 इज इक्वल्स टू mi, क्योंकि जितना मैच इन हो रहा है वो सारा उसमें एक्यूमुलेट हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा, तो m2 इज इक्वल्स टू mi। वहाँ तक भी रखते तो उसको बाद में इंटीग्रेट कर देते। तो इस बैलेंस मैस बैलेंस से हमें पता चला एम आई टोटल एम आई जो टोटल इन हुआ मैस, एम डॉट नहीं है, एम आई इज इक्वल्स टू m2 फ्रॉम मैस बैलेंस, हमें ये चीज़ पता चली जिस तरह हमें लास्ट टाइम भी हम लोग देख कर रहे थे। ओके, अब हम अप्लाई करते हैं एनर्जी बैलेंस। अब हम अप्लाई करते हैं एनर्जी बैलेंस को। एनर्जी बैलेंस स्टूडेंट्स कैसे होगा, ई इन डॉट ई आउट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम एम डॉट आई, उसमें क्या क्या आ रहा है, एच आई प्लस जी जेड वन प्लस हाफ c1 स्क्वेयर प्लस q डॉट माइनस m डॉट h आउट
dE/dt, ये हमने एनर्जी बैलेंस अप्लाई किया, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, पोटेंशियल एनर्जी ये कैंसिल हो रही हैं, और एम आउट तो हो नहीं रहा, तो ये पूरी टर्म ही कैंसिल हो जाएगी, और टैंक है तो ये वर्क भी इंट्रैक्शन नहीं होगी, और जो है अपना ठीक हो गया। तो हमारे पास जो चीज़ें रह जाएंगी, हीट इंट्रैक्शन भी ज़ीरो, तो ये हो जाएगा m.I HI इज इक्वल्स टू dE/dt/CV, और यहाँ पे जो है वो मैक्रोस्कोपिक एनर्जीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे, मैक्रोस्कोपिक को करेंगे तो m.I HI इक्वल्स टू du/dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ओके, सिंपल, दोबारा से इंटीग्रेट कर दें, एच आई इधर एम आई, ये डिवाइड बाई तो टोटल एम आई हो जाएगा, तो ये हो गया एम आई इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1, इधर एच आई में आएगा U2 माइनस U1। उसी तरह इसको डिवाइड कर देंगे, स्पेसिफिक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम आई किसके इक्वल है, M2 के, तो M2 लिख देते हैं। M2 U1 जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी वो मैस ही नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी ये हो जाएगा स्मॉल ए M2 से कैंसिल, जो पहले निकला था इस तरह से भी रिजल्ट निकल सकता था, ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया कि उसको मैंने इंटीग्रेट पहले कर दिया। एच आई इज इक्वल्स टू U2। अब इसमें तो गैमा का चक्कर ही नहीं है ना, तो CP वाला तो चीज़ नहीं आएगी अब, तो ये सेकंड एनर्जी बैलेंस से हमारे पास आ रहा है एच आई इज इक्वल्स टू U2। ये हमने पहले भी हम कैलकुलेट, अब ये स्टीम के केस में आप कैसे करेंगे देखें। हमें स्टीम का फाइनल प्रेशर पता है, P2 पता है ना, इसमें भी कितना प्रेशर है P2, वो है 4 मेगापास्कल्स। हमें टेम्परेचर पता है स्टीम का, प्रेशर हमें पता है, तो हम स्टीम टेबल पे जाएंगे, तो स्टीम टेबल पे चलते हैं हम, ये 6 मेरे पास है। स्टीम टेबल पे जब आप जाओगे, P2 हमारे पास है 4 मेगापास्कल्स, और T2 हमारे पास है 550 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास जो है ये है सुपर हीटेड स्टीम। ओके, सुपर हीटेड स्टीम पे हमने मतलब इस कंडीशन में U2 को देखना है ना, क्योंकि एच आई इज इक्वल्स टू U2 है, U2 पे T2 हमें पता है, P2 में पता है, तो U2 हमारे पास आएगा, U2 स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हमारे पास आएगी 3189.5 किलो जूल्स पर केजी। तो U2 हमारे पास आ गया, एच आई इज इक्वल्स टू U2, तो ये U2 जो है वो है 3189.5 किलो जूल्स पर केजी, क्योंकि इसमें गया हमें अब स्टीम की प्रॉपर्टी टेबल पे ही जाना पड़ना था, और यही एच आई जो है वो भी इसी के ही बराबर आएगा, 3189.5 किलो जूल्स। हमें एच आई पता चल गया, अब हमें टेम्परेचर का पता करना है कि क्या आएगा टेम्परेचर। जो अब हम लोग
एच आई हमें पता चल गया और हमें पता है कि वो पी आई जो है वो 4 मेगा पास्कल्स है। एच आई हमें पता चल गया कि वो 3189.5 है, तो हम सुपर हीटेड स्टीम ही है ये। तो फ्रॉम टेबल हम लोग जाके ये देख सकते हैं कि जी किस पे एच आई जो है वो 3189.5 किलो जूल्स पर के जी है। इनलेट की कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, सप्लाई लाइन की। प्रेशर जो है वो 4 मेगा पास्कल्स, एच आई इतना किस पे है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा कि जो टी आई होगा हमारा वो निकलेगा हमारा 389.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर है वो है 389.5 डिग्रीज। इस टेम्परेचर पे जो है वो गैस स्टीम फ्लो कर रही है और जो टेम्परेचर है अंदर वो 550 है। U2 जो है वो हमने अंदर से इसका निकाला, वो एच आई के बराबर है, क्योंकि वो सारी इंथॉल्पी जो है वो फ्लो वर्क वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। लास्ट में हमने न्यूमेरिकल में डिस्कस भी किया इसके बारे में। तो हमने एच आई, हमें टेम्परेचर का, हमें प्रेशर का हमें पता है। तो उस प्रेशर पे हमने देखा कि ये सैचुरेट डोम के अंदर तो नहीं है, सुपर हीटेड ही है। और ये इंथॉल्पी किस टेम्परेचर पे है, इस टेम्परेचर पे 389.5 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर पे हमने इंटरनल एनर्जी भी देख ली, तो वो यू आई स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हमारे पास आई 2901.5 किलो जूल्स पर केजी, किलो जूल्स पर केजी। ओके, तो अब हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हमारी सारी आ गई हैं। हमने टेम्परेचर टी आई